डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, उसका पार्ट सेकंड। इसके अंतर्गत अपन पहला पार्ट कर रहे थे कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था या उसका ढांचा किस प्रकार का था। तो सबसे नीचे की इकाई अपन ने देखी परिवार, परिवार के ऊपर हमने देखा गांव, गांव के ऊपर कस्बा और कस्बे के ऊपर जन या राज्य। इस तरह से ऋग्वेद काल में हमें आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा दिखाई देता है। अब इनमें शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलती थी। ऋग्वेद काल में शासन व्यवस्था का भी उल्लेख मिला है और इसका जो प्रधान अधिकतर हम देखें तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसका अध्यक्ष राजा होता था। ऋग्वेद में गणों का भी उल्लेख मिला है। तो जनों में, कई जनों में या राज्यों में गणतंत्र या लोकतंत्रीय पद्धति भी, शासन पद्धति भी प्रचलित थी। कुछ जगहों पर सामूहिक राजतंत्र अथवा संघ राज्यों का भी उल्लेख मिला है, परंतु अधिकतर हम देखें तो जनों में राजतंत्र शासन प्रणाली ही अधिक प्रचलित थी। इसके अंतर्गत शासन किस तरह चलता था। इसमें राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो सबसे प्रमुख अधिकारी जो होता था वो राजा होता था। राजा के पद का उदय या उसका अस्तित्व कब और कैसे हुआ, यह अत्यंत विवाद का विषय है। डॉक्टर आर के मुखर्जी का मत है कि युद्धों के कारण वैदिक राजा की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः प्रारंभ में आर्यों को कदम कदम पर अनार्यों से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में जिस सेना नायक ने अपनी योग्यता से आर्यों को विजय दिलाई, शायद वही लोग अपने विशिष्ट सैनिक गुणों के कारण कालांतर में राजा बन गए। तो हम देखें ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें पहली बार राजा शब्द का उल्लेख मिला है। तो राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में ऐसा मत है कि जो विभिन्न आर्य राज्य थे उनमें आपस में संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में जिस सेना नायक की विजय हुई उसने अपने आप को राजा कहलाना प्रारंभ किया। राजा का पद वंशानुगत और निर्वाचित दोनों ही प्रकार का होता था। अधिकतर हम देखें तो ये पद वंशानुगत होता है और कभी कभी राजतंत्र में भी किसी एक व्यक्ति को चुनकर राजा बनाया जाता था, और परंतु जनमत की सहमति भी ली जाती थी, अर्थात राजा बनाने के लिए जनता की इच्छा का ध्यान रखा जाता था। जनता जिसको चाहे उसको राजा बना सकती थी। इस काल में बहुत ही जनता का महत्व या जनता के मत का महत्व रहा है। और राजा के क्या क्या अधिकार प्राप्त थे। हालांकि जन बहुत छोटे थे, बहुत छोटे आकार के थे इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, परंतु फिर भी राजा का पद बड़ा ही गौरवपूर्ण और वैभवशाली था। जन और समाज में राजा का स्थान सर्वोपरि था, उसकी आज्ञा सर्वमान्य होती थी। राजा का प्रमुख कर्तव्य जो है प्रजा का पालन करना होता था और प्रजा की आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा करना होता था। जनता के नैतिक और भौतिक उन्नति के लिए कार्य करना होता था। जनता को न्याय प्रदान करना, अपराधियों को दंड देना, राज्य विस्तार के लिए कार्य करना, युद्ध करना आदि राजा के प्रमुख जो हम कहें कि ये कर्तव्य होते थे जो राजा को करने पड़ते थे। और परंतु साथ साथ जब कर्तव्य है वहाँ उसको कुछ अधिकार भी मिले हुए थे। अधिकारों के अंतर्गत हम देखें तो राजा अपने राज्य का सर्वोच्च राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी होता था। राज्य की समस्त शक्तियाँ राजा में निहित होती थीं। राज्य के लिए कानूनों का निर्माण और शासन संचालन के लिए अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी और वे उसकी इच्छा पर्यंत ही कार्य कर सकते थे। न्याय के क्षेत्र में भी राजा सर्वोच्च होता था और उसको हम देखें कि उसका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होता था। सैद्धांतिक दृष्टि से राजा सर्वोच्च अधिकार संपन्न था, परंतु व्यवहार में उसे अपने कर्तव्य पालन, अधिकारों के प्रयोग और कानून बनाने में समितियों की या जनता की राय लेनी पड़ती थी। अधिकारियों का से परामर्श लेना पड़ता था और जनता के हितों के लिए उसे कार्य करना पड़ता था। इस काल में, ऋग्वैदिक काल में, राजा निरंकुश नहीं थे और न ही वे स्वेच्छाचारी थे। प्रजा राजा की आज्ञाओं का पालन करती थी और राजा भी
प्रजा के हित के लिए कार्य करता था। और इस काल में हम देखें तो राजा को नियमित रूप से बलि या कर राजा उसको भेंट के रूप में प्रदान करती थी। इस कारण से हम देखें तो ऋग्वेद में राजा को बलिहत अर्थात बलि अर्थात भेंट प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला भी कहा गया है। तो इस काल में राजा सर्वोच्च अधिकार संपन्न होने के बावजूद भी स्वेच्छाचारी नहीं है, निरंकुश नहीं है और जनता के हित के लिए वो कार्य करता है। इस काल के जो शासन व्यवस्था में हम दूसरा देखें, पदाधिकारी हैं, वो राजकीय पदाधिकारी या कर्मचारी होते थे जिनकी सलाह से राजा राज का कार्य करता था। ऋग्वेदिक जो जन या राज्य थे वो अत्यंत छोटे छोटे होते थे और अतः कुछ ही कर्मचारियों से प्रशासनिक कार्य चल जाता था। प्रशासनिक कार्यों में राजा को सहायता देने के लिए कुछ पदाधिकारी भी होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ऋग्वेद में 3 प्रमुख पदाधिकारियों का उल्लेख मिला है, जैसे पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी या मुखिया। पुरोहित, अब पुरोहित क्या था कि ऋग्वेद काल में हम देखें राज व्यवस्था का प्रथम पदाधिकारी पुरोहित होता था, जो प्राय ब्राह्मण होता था। पुरोहित का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और उत्तरदायित्वपूर्ण था। पुरोहित शांति और युद्ध दोनों अवस्था में राज्य का प्रमुख व्यक्ति था। वो राजा का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक होता था। राज परिवार के समस्त धार्मिक कार्यों के साथ साथ पुरोहित राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेता था। तो राज्य के जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो सब पुरोहित के द्वारा ही कराए जाते थे। ये एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था। धन्यवाद।